नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी ग्रामर का मॉडल पेपर संख्या 15 हल करने वाले हैं। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह क्लास आपकी होने वाली है, जिसमें विभिन्न जो टॉपिक है आपके हिंदी ग्रामर के, जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनसे संबंधित प्रश्नों का आज हम हल करने वाले हैं। इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे भी हैं जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि कौन से वर्ण घोष नहीं है। कौन से वर्ण घोष नहीं है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ दिया गया है ए, अ और ड, और साथ ही दिया गया है आपको 6। तो ए, अ और ड, आप इन तीनों को बोलो और एक बोलो 6 को। तो आपको देखना प्रोनाउंसिएशन में पढ़ना चलेगा कि वह घोष है या नहीं है। देखो ए, अ, ड, इसमें घोष हो रहा है, लेकिन 6 इसमें किसी प्रकार की ध्वनि जो अधिक है, घोष टाइप में नहीं हो रही। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पूछा गया है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। 4 विकल्प हमें दिए गए हैं विद्यार्थियों, कृपा, कृष्ण, दृष्टि और रिवाज। इन चारों में र की ध्वनि तो री की ध्वनि है, लेकिन हम बात करेंगे कि री से ऋषि नहीं है। आपको बता दूं, जो री से ऋषि है उसको इस प्रकार लिखा जाता है, यह एक प्रकार का स्वर है। क्या है? यह एक प्रकार का स्वर है। तो देखो कृपा में यह वाला री है, कृष्ण में भी यह री है, दृष्टि में भी यह री है, लेकिन रिवाज में र रस्सी वाला र है, री नहीं है। तो विकल्प 4 जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो 4 विकल्प है। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ होती है उन्हें कहा जाता है। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को कहा जाता है, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को कहा जाता है। तो देखिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ हैं, स्वर के उच्चारण के बाद, है ना, जैसे कि बात करते हैं हम अंग की। क्या करते हैं? अंग की। तो देखो पहले अ बोला जाता है, उसके बाद इसका उच्चारण होता है अंग, उसके बाद उच्चारण होता है। स्वर के बाद उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अनुस्वार कहा जाता है। जैसे विसर्ग है ना, अह, राम है, स्वर के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि किस शब्द में गुण संधि है। 4 विकल्प है, चारों में से एक में क्या है? आपके गुण संधि है। तो इन चारों में से कौन सा? सिंधुर्मी में है, भारतेंदु में है, नारीश्वर में है, या लोकेश्वरी में है। सबसे पहले तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि गुण संधि में किस प्रकार के स्वरों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुण संधि में एक तो ए का निर्माण होता है और एक ओ का निर्माण होता है। इस ए की मात्रा होती है ये, और इस ओ की मात्रा होती है ये। अब सबसे पहले तो आप देखो ये मात्रा किस किस में है? सिंदूर में है क्या? नहीं, तो ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है। फिर देखते हैं भारतेंदु, बिल्कुल भारतेंदु में ए की मात्रा है, तो बिल्कुल ये होगा। लेकिन आगे के 2 ऑप्शन भी जांचना हमें चाहिए। नारीश्वर में है क्या? ए या ओ में से नहीं है, तो यह भी नहीं है। लोकेश्वरी, अब लोकेश्वरी में जो ए है ये बड़ा वाला ए है जिसकी 2 मात्राएं होती है, लेकिन यहाँ पर गुण संधि में केवल ए और ओ का ही क्या होता है? आपके निर्माण होता है। तो विकल्प 4 भी नहीं होगा। विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष प्लस छाया होगा, वृक्ष प्लस छाया होगा, वृक्ष छाया होगा, या वृक्ष प्लस छाया होगा। बताइए क्या होगा? बता दीजिए, सही से बता दीजिए। देखो व्यंजन संधि का उदाहरण है, किसका है? आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होगा? आपके वृक्ष प्लस छाया होगा। क्या होगा? वृक्ष प्लस छाया होगा। और वृक्ष प्लस छाया में क्षय के बाद छाया है, तो बीच में क्या आ जाएगा? आपके च का आगमन हो जाएगा, वृक्ष छाया बन जाएगा। तो विकल्प 4 जो है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है समश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा। भाई, समश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा? बता दीजिए कि समश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा? मूछ होगा, अन्नू होगा,
आंसू होगा या ससुर होगा। बताइए क्या होगा समश्रु? तो समश्रु किसका है? मूंछ को कहते हैं। तो मूंछ का तत्सम क्या हुआ? समश्रु हुआ। तो विकल्प एक जो है वह प्रश्न संख्या 6 का आपके सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पूछा गया है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो विपरीत अर्थ का बोध कराए, पर्यायवाची विपरीत कराता है क्या? नहीं, समान कराता है। विलोम समानार्थक या एकार्थक? विलोम शब्द जो है विपरीत अर्थ का क्या कराता है? आपके बोध कराता है। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 7 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 7 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 को देखो प्यारे विद्यार्थियों, किस वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या अक्षर। तो भाई देखो इसके अंदर रंग किस वर्ण का है? गौर वर्ण का है। कौन से वर्ण का है? तो रंग से तो हो जाएगा। आकाश भी देखो है वर्ण का होगा क्या? नहीं होगा। जाति कौन से वर्ग का या कौन से वर्ण का है? स्वर्ण वर्ण हो गया है ना, सामान्य, तो ये भी होगा। अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। तो आकाश जो है इसका वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? 4 विकल्प हैं, चारों में से कौन सा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज ये कमल का है भाई, अंबुज ये भी कमल का है, मनसिज किसका होता है? कामदेव का होता है। तो आपके विकल्प 3 जो है वह नहीं होगा, पंकज कमल का ही होता है। तो विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 9 का क्या है? आपके सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा गया है? देखो भाई, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए क्या होगा? जिसका मन और ध्यान किसी दूसरी तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? मनन कहेंगे, बेध्यान कहेंगे, मनवा कहेंगे या अन्यमनस्क कहेंगे? क्या कहेंगे? अन्यमनस्क कहेंगे। क्या कहेंगे? अन्यमनस्क। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ उसको क्या कहते हैं? हम अन्यमनस्क कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो भाई देखो प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा गया है? अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है? तो अभिधा जो होती है वाच्यार्थ, वाक्य का जो सामान्य अर्थ होता है वह आपकी अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? प्रकट होता है। भाई बीएसटीसी वाले बच्चे ध्यान दें, आपके भी इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बीएसटीसी की बात तो छोड़ो, अभी पीटीटी की बात बताऊं तो अलंकार का टॉपिक नहीं दिया हुआ, लेकिन अलंकार से संबंधित प्रश्न उसमें आ जाते हैं जो कि इस वर्ष भी आए। तो आप इन प्रश्नों को ये ना समझे कि टॉपिक में नहीं है, इनको भी पढ़े बड़े ध्यान से। तो विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 12 की ओर। और 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं भाई? पशु पक्षी आते हैं क्या? नहीं आते। गुण दोष आते हैं? बिल्कुल गुण दोष आते हैं। गुण दोष अवस्था भाव ये किस में आते हैं? आपके भाववाचक संज्ञा में। दिशाएं आती है क्या? नहीं आती। आभूषण आते नहीं आते। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इस वाक्य में विशेषण क्या है? मदन काली पैंट पहन करके खेलने आया। तो मदन काली पैंट पहन करके या पतलून पहन करके, तो पतलून की क्या विशेषता हो गई? पहले तो मदन की विशेषता क्या कि वो पतलून पहन के, कौन से रंग की? काले रंग की। तो यहाँ क्या होगा? पतलून होगा, काली होगा, धन होगा या खेलने होगा? तो बताओ क्या होगा? काली शब्द जो है आपके क्या होगा? क्या होगा? विशेषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पतलून की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। पतलून तो विशेष हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। धन या खेलने नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 देखो भाई, वहाँ मोहन के होगा कोई नहीं था, वहाँ मोहन के होगा कोई नहीं था वाक्य में स्थान पर प्रयुक्त आएगा। वहाँ मोहन के, बताओ वाक्य में ये होगा, यहाँ पे आएगा भाई ना। वहाँ मोहन के फिर देश देश कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा, या आएगा, और आएगा, अलावा आएगा, अथवा आएगा। वहाँ मोहन के अलावा और कोई नहीं था। क्या आएगा? मोहन के अलावा और कोई नहीं था। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 14 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। भाई 15वें प्रश्न को ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है भाई? देखो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध अव्यय है, या आपके विस्मयादि बोधक
अव्यय है। भाई बताओ, चार विकल्प आपको दिए गए हैं। समुच्चय बोधक होगा, बताओ क्रिया विशेषण होगा, बताओ संबंध बोधक होगा या विस्मयादि बोधक होगा। तो तक जो शब्द है वह आपके किस में आता है? संबंध बोधक में आता है। किस में आता है प्यारे विद्यार्थियों? संबंध बोधक के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वें प्रश्न में क्या पूछा है? को और के लिए किस कारक चिन्ह है? किस कारक के चिन्ह है? को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? भाई बता दो किसके हैं? संप्रदान को या के लिए, करण कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक। कारक बोल के देख लो। संप्रदान को या के लिए आता है कि नहीं आता? संप्रदान आता है ना? बताओ भाई, नहीं आता क्या? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान से आता है क्या? अपादान के लिए आता है क्या? बताओ भाई किसके लिए आएगा? कोर के लिए किस कारक चिन्ह का है? बता दो भाई मुझे फटाफट से आंसर बताओ भाई। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपके आंसर आ जाने चाहिए। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या है? बता दो भाई। देखो भाई क्या आएगा प्रश्न संख्या 16 में? संप्रदान कारक आएगा क्या? अपादान से संप्रदान के लिए है, तो विकल्प 1 जो है वह आपके सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 का। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? भाई उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो उद्देश्य किसको कहते हैं? पहले तो मैं बता दूं आपको। उद्देश्य कहते हो प्यारे विद्यार्थियों कर्ता को। किसको? कर्ता को। और विधेय कहते हैं कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया को। विधेय क्या कहते हैं? क्रिया को। तो कर्ता और क्रिया किस में होते हैं? आपके रचना में, शब्द में, अर्थ में या वाक्य में? वाक्य में, क्योंकि एक वाक्य तभी होता है जब उसमें कर्ता भी होता है, क्रिया भी होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वें प्रश्न में देखिए प्यारे विद्यार्थियों। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? अभी जस्ट बताया। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। और इस वाक्य में कर्ता कौन है? आपके तेंदुलकर। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 18 का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि उद्देश्य पूछा। उद्देश्य क्या होता है? आपके कर्ता होता है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न संख्या 19 देखो भाई। विराम चिन्ह का नाम क्या है? विराम चिन्ह का नाम क्या है? कौन से विराम चिन्ह का ये दिया गया है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऊपर तो डॉट है, नीचे कोमा, ये विराम चिन्ह है। इसका नाम क्या है? अर्ध विराम है, विराम है, अल्प विराम है या हंस पद है? बताओ क्या होगा? फटाफट से बताओ। तो ऐसे चिन्ह को क्या कहते हैं? हम अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताओ। कोई कठिन चिन्ह है, कोई कठिन शब्द है, उसको इंगित करने, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का होता है क्या? बताओ भाई। निर्देशक का होता है? बताओ। कोष्टक का होता है? उपरिवाम का। तो हम किस में लिखते हैं? उसको कोष्टक में लिखते हैं। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वें प्रश्न को देखो प्यारे विद्यार्थियों। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। मुहावरा दिया गया है, इसके लिए क्या उपयुक्त है? अवसर का लाभ उठाने के लिए बहती गंगा में हाथ धोना होगा, आकाश पाताल एक करना होगा, फूलाना समाना होगा या अंगारों पर पैर रखना होगा। तो देखो भाई, अवसर का लाभ उठाने क्या होगा? आपके बहती गंगा में हाथ धोना होगा। क्या होगा? बहती गंगा में हाथ धोना होगा। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। 22वें प्रश्न में देखो प्यारे विद्यार्थियों। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाला पड़ना होगा, रोड़ा अटकाना होगा, बरस पकड़ना होगा या दांतों में जीभ होना होगा। तो किसी के काम में आप बाधा डालेंगे अर्थात रोड़ा अटकाएंगे। यानी प्रश्न संख्या 22 का उत्तर नंबर 2 जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वें प्रश्न पूछा कि अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। क्या होगा? अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? बताओ भाई क्या अर्थ होगा? मनमानी करना होगा, अपना हाथ पूजनीय होता है होगा, अपने हाथ से काम करना उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। तो अपने हाथ से काम करना ही क्या होता है? उपयुक्त होता है। विकल्प 3 जो है यह आपके प्रश्न संख्या 23 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर भाई। 24वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखो भाई। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त होगा। मैं तुमको खूब समझता हूँ, तुम सब कैसे हो? एक जैसे हो। ये वाक्य उपयुक्त है। कौन से लोकोक्ति या मुहावरा आएगा? चोर चोर में से मोसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, फेर फेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सापना। तो क्या होगा? एक ही थैली के चट्टे बट्टे। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? एक ही थैली के चट्टे बट्टे होगा। 25वां प्रश्न देखो भाई। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? बताओ भाई, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? 25वां प्रश्न है। राजपत्र गजट में होता है, समाचार में होता है,
सूचना पट्टे में होता है या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई किस में होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में होता है, जिसको गजट के नाम से आप जानते हैं। क्या होता है? गजट के नाम से जानते हैं। बहुत सी बार देखोगे आपने अखबार के पेपर में 3-4 पेज राजपत्र के नाम से ही छपे हुए आते हैं, भारत का राजपत्र। तो अधिसूचना का प्रकाशन है वह राजपत्र में होता है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? निविदा सूचना जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना होता है, सामान की नीलामी करना होता है, निर्माण कार्य करवाना होता है, या इन तीनों में से सभी काम? तो भाई सामान की आपूर्ति करवाना, नीलामी करवाना और निर्माण कार्य करवाना, ये तीनों काम ही किसके हैं? आपके निविदा सूचना के हैं। किसके हैं? निविदा सूचना के हैं। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। और 27वें प्रश्न पूछा कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है। प्रेषितों को भेजने जाने वाला शासकीय, भाई एक ही साथ सबको भेजा जाए, अनेक पत्र, ज्ञापन आदि का आदेश निकाल दे तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो प्रेषितों को भेजने वाला शासकीय पत्र क्या कहलाएगा? बताओ भाई क्या कहलाएगा? लोकप्रिय कहलाएगा, विज्ञापन कहलाएगा, अधिसूचना कहलाएगा या परिपत्र कहलाएगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोकप्रिय नहीं आएगा, यहाँ परिपत्र आएगा। ये मिस प्रिंट हुआ है, क्या आएगा? परिपत्र। और इसी को भेजा जाता है, यही आपके सही विकल्प है। क्या होगा? परिपत्र। प्रश्न संख्या 27 में देखो भाई ऑप्शन ए को चेंज कर देना, जहाँ लोकप्रिय लिखा है वहाँ क्या आएगा? आपके परिपत्र, और यही सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। भाई 29वें प्रश्न को देखो। प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए निम्न गद्यांश को पढ़ करें और कुछ पूछे गए प्रश्नों के क्या दें? आप उत्तर दें। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर लेता है। किसी युवा पुरुष की प्रगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो दिन रात अवनति से गड्ढे में गिरती जाएगी, और यदि होगी तो सराहना देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर ऊर्जा या उन्नति की ओर उठाती जाएगी। प्रश्न संख्या 1, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? भाई बता दो। कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति या युवा पुरुष? तो क्या होगा? संगति। क्या होगा? संगति। विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। 29वां प्रश्न देखो भाई। कुसंग का अर्थ है कुशल साथी होगा, कक्षा के साथी होगा, संगीत के साथी होगा, या बुरा संगति? तो कुसंग, संग के साथ कुप सर जुड़ा, कु का अर्थ होता है बुरा, तो क्या होगा? बुरी संगति। विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न संख्या 30 की तरफ प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें पूछा गया कि इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? ये जो गद्यांश पढ़ा आपने, इसका केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व है, युवा पुरुष है, नीति और समृद्धि या उन्नति है? तो सबसे ज़्यादा महत्व क्या दिया गया? संगति का महत्व दिया गया है। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे प्रश्न हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लगे बने रहिए। तो मिलते हैं अपने अगले कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।